आता है आपका थर्ड मेथड, दैट इज इंडक्शन मेथड। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तीसरा मेथड है आपका बाय इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी पे चार्ज होता है ऑलरेडी, जैसे मान लो ए बॉडी है, और इधर है आपकी बी बॉडी। बी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, ए बॉडी पे कुछ चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इंडक्शन में देखो स्टेप वन में क्या करेंगे, पहले प्लेस टू बॉडीज नियर टू ईच अदर। एक दूसरे के पास में लेके आएंगे बॉडी को। ठीक है, ए बॉडी के पास में मैं बी बॉडी को लेके आ जाऊंगा, इसको टच नहीं कराएंगे, बस इसके पास में रख देंगे। तो पास में रखने से क्या होगा, एक्चुअल में ये जो है कोई बॉडी है, तो इस बॉडी में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो आपको पता ही है कि मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पास क्या है, ए बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहां पर इस साइड आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्या अब बी बॉडी पे चार्ज आ गया? तो अभी बी बॉडी पर नेट चार्ज क्या है, अभी बी बॉडी पे अभी भी चार्ज, जितने पॉजिटिव इधर आए उतने ही नेगेटिव यहां पर आए। तो अभी भी बी बॉडी पे क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और एक वायर से इसको ग्राउंड कर देंगे या अर्थिंग कर देंगे। ये क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग। अर्थ क्या है, अर्थिंग का मतलब है कि एक वायर लिया, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ क्या है, अर्थ को आप समझ सकते हो कि एज अ बैंक ऑफ चार्ज। अर्थ से जितना मर्जी चार्ज आप निकाल सकते हो, जितना मर्जी चार्ज अर्थ में दे सकते हो, उससे अर्थ के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इसे करके आएंगे अर्थ से। कब तक आते रहेंगे, जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड मूव टू बॉडी बी, अंटिल, जब तक कि इसका पोटेंशियल बी बॉडी का अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। अंटिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज आते रहेंगे। फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अब बी वाली बॉडी पे चार्ज आ गया इस तरह से, तो ये अर्थिंग थी। जब चार्ज आना बंद हो गया,
इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गया तो इसको क्या कर देंगे, अब इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव अर्थिंग, अर्थिंग को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब देख रहे हैं कि चार्ज आना बंद हो गया तो अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। अब बी बॉडी के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब बी बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब बी बॉडी को, वो शायद स्टेप 2 था ये आपका स्टेप 3, प्लेस टू बॉडीज फार फ्रॉम ईच अदर। दोनों बॉडी को एक दूसरे से दूर दूर रखेंगे। दूर दूर रखने से क्या होगा, जैसे ये ए बॉडी है तो बी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पास पास है तो रिपेल करेंगे। और ये जो चार्ज होगा क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड on the surface of the body, on the surface of the body। ठीक है, तो अब बी बॉडी पे भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो इंडक्शन में क्या करते हैं, इंडक्शन में देखो ए बॉडी पे जो चार्ज था, मान लो इस पे क्यू चार्ज था इनिशियली, तो इस पे क्यू ही चार्ज रहेगा, इसके चार्ज पे कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ बी बॉडी को इसको पास लाना है, फिर इसको अर्थिंग कर देनी है, फिर बी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। फिर बी बॉडी को क्या करो, दूर दूर ले जाओ, तो बी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर हो जाएगा चार्ज। ठीक है, इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये पूरे सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज। तो इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन मेथड से। किसी को कोई डाउट है? एक दो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं बी बॉडी को इसके पास लाया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इसको अर्थिंग करी थी मैंने, तो मैंने बोला था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पार्ट को न्यूट्रल करेंगे, या फिर इस पार्ट को पे इलेक्ट्रॉन जब तक आते रहेंगे तब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रॉन्स को इस ए बॉडी ने बाउंड कर रखा है, बांध रखा है, तो इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव, डू नॉट मूव। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये बाउंडेड है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही ट्रांसफर होगा, वो भी अर्थ से बी बॉडी पर आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। बी बॉडी का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं हम लोग, तो मतलब बी बॉडी का पोटेंशियल भी आपका 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल होता क्या एक्चुअल में। तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन में बॉडी को चार्ज करते हैं। कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी। इंड्यूसिंग बॉडी मतलब जो बॉडी इंड्यूस कर रही है चार्ज को, चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी रिमेन सेम। ए बॉडी के चार्ज पे, इंड्यूसिंग बॉडी कौन थी इसमें, जैसे ए था आपका, चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी रिमेन सेम रहता है। दूसरा, चार्ज ऑन इंड्यूस बॉडी, इंड्यूस बॉडी पे मतलब जिस पे इंडक्शन हो रहा है उस पे जो चार्ज आएगा Q, उस पे मान लेते Q चार्ज आया, Q इक्वल टू होता है -Q 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r मैंने बता चुका हूं आप लोगों को,
इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू इक्वल टू होगा, देखो 1/1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो आप एयर या वैक्यूम को चार्ज नहीं कर सकते इस मेथड से, क्योंकि एयर पे कितना चार्ज आएगा, 0 चार्ज आएगा। ठीक है, फिर माइका के लिए इसकी वैल्यू होती है 18 के अराउंड होती है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 80 अराउंड, और मेटल के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो माइका पे चार्ज आएगा कुछ, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी Q इज नॉट इक्वल टू 0, और मेटल के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो Q इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा, 0, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस Q। मतलब मेटल पर जितना इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज है, अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी पे अपेयर होगा। आई बात समझ में? तो ये मेथड था आपका बाय इंडक्शन। इसके बाद 2-3 मेथड और है, देखो। अगला मेथड है आपका, दैट इज थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन में क्या होगा, ठीक है, थर्मो आयोनिक एमिशन में क्या होगा, जैसे कोई बॉडी है, इसको आप हीट देंगे नीचे से, ठीक है, बॉडी को हीट दे रहे हैं हम लोग, तो हीट देने से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट होंगे तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू हीट electrons ejected from body and body will get पॉजिटिवली चार्ज, और बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो वर्ड क्योंकि हीट के लिए हम लोग हीट दे रहे हैं, इसमें इसको गर्म कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है, इसलिए इसको थर्मो आयोनिक एमिशन बोलते हैं। अगला है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आपने पढ़ाई होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, जब लाइट सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, दैट इज वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की लाइट को जब हम मेटल पे गिराएंगे तो मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on metal surface, electrons get ejected and body will get positively charged. बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है। नेक्स्ट है आपका फील्ड एमिशन।
फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होगा, जैसे बॉडी है, इस बॉडी को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो इलाका जहां पर वो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह चार्ज के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव बाहर निकलेंगे बॉडी से। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड काफी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल पाएंगे मेटल से। When a sufficient electric field is applied across a conductor, it will get positively charged. इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है। बेसिकली तो आपके वो 3 मेथड ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। बाकी 3 और मैंने बता दिया आप लोगों को। इस तरह से भी हम लोग बॉडी पे को चार्ज कर सकते हैं। कभी कभार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज द रिपल्शन is sure test for electrification? That is point लिखता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट लिख लो उसको। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मान लो आपके पास एक बॉडी है ए, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक बी बॉडी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये बी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ए और बी, ए बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या होगा इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर ए बॉडी ले ली मैंने और बी बॉडी पे कुछ भी चार्ज नहीं है, क्यू 0 है इस पे, तो क्या तब भी अट्रैक्ट करेगा बी बॉडी को? तो भी क्या करेगा, ये बी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस तरह से, और इस पर इधर पॉजिटिव चार्ज लेंगे। इस वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा बी बॉडी को। तो अगेन क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको। तीसरा, अगर ए पर भी पॉजिटिव चार्ज है और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ए पर भी पॉजिटिव चार्ज है और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो मुझे पता करना है कि दो बॉडी पर, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हो सकता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन होने के लिए दोनों बॉडी पर चार्ज होना जरूरी है। इसलिए बोला गया कि रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट है किसका, इलेक्ट्रिफिकेशन का। मतलब दोनों बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप लोग उसका रिपल्शन का यूज करोगे। अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है, इसका मतलब दोनों पे चार्ज है। अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब एक पे चार्ज है, एक पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए रिपल्शन को हमने क्या बोला, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आई बात समझ में? पॉइंट चार्ज जानते हो, पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, इफ साइज ऑफ बॉडी
is very much smaller than, is very much smaller than distance between them. दो चार्जेस रखे हुए हैं, उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो उनकी साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो हम लोग उस चार्जेस को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, आप भी देखते होंगे, अगर मान लो एक पेड़ आपके सामने खड़ा है, एक्चुअली में जो स्टार है, जो सन स्टार्स वगैरह है, वो स्टार्स वगैरह आपको कैसे पॉइंट साइज दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉइंट साइज थोड़ी है। जब आप अर्थ में हो तो आपको वो स्टार दिख रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आकर इसको देखोगे, स्टार के पास में जाके देखोगे, तो स्टार आपको सन से भी बड़ा दिखेगा। उसका रीजन क्या है कि आप लोग के बीच की डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इसलिए आपको पॉइंट साइज दिखाई दे रहा है, एक्चुअली पॉइंट साइज नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज, तो उन ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा सवाल क्या है, दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू K Q1 Q2, F1 बोल देते इसको, F1 लग रहा है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इन पॉइंट चार्जेस को हटा के दो स्फीयर ले लिए A और B, इसकी रेडियस मान लो R1, इसकी रेडियस मान लो R2, और ये है R। इस पे चार्ज ले लो Q1, इस पे चार्ज ले लो Q2। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू K Q1 Q2। ठीक है, अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं, खाली F2 लिखो। बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, which of the following statement is correct? पहला, F1 F2 के बराबर होगा, दूसरा F1 F2 से बड़ा होगा, तीसरा F1 F2 से छोटा होगा, चौथा नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? R1 और R2 जस्ट स्मॉलर देन है R से। ज्यादा स्मॉलर भी नहीं है,